हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। देखिए, ये टॉपिक जो है, चाहे कोई छोटा सा एग्ज़ाम हो या फिर कोई बड़ा सा एग्ज़ाम हो, देखिए प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। और आज हम इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और इस टॉपिक पे अपनी एक समझ भी डेवलप कर लेंगे। तो देखिए, हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष के क्या कारण थे। सबसे पहले हम उनके कारणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले की जो चीज़ है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि भाई 1857 की जो समय थी, उस समय भारत की स्थिति क्या थी। तो देखिए, भारत की स्थिति को समझने के लिए अगर हम इस समय, मतलब जो 1857 का समय है, इस समय अगर हम ब्रिटिश की नीति को समझ लें, ब्रिटिश की पॉलिसी को समझ लें, तो हम खुद से समझ सकते हैं कि अच्छा उस समय भारत की स्थिति क्या रही होगी। तो हम समझते हैं, सबसे पहले हम विचार करेंगे किस पे, ब्रिटिश की नीति पे, कि 1857 के समय ब्रिटिश की क्या नीति थी। तो देखिए, ब्रिटिश की नीति यही थी कि कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि एक व्यापारिक कंपनी थी, तो उसका उद्देश्य यही रहता था हमेशा से कि हमें भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है। तो कंपनी क्या करती थी कि कंपनी अधिक से अधिक धन कमाने पर जोर देती थी। अच्छा, ये अधिक से अधिक धन कैसे कमाएगी? तो देखिए, ये क्या करेगी, अपने टैक्स में वृद्धि करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर टैक्स लगाएगी। अच्छा, ये टैक्स लगाएगी किस पे? देखिए, उस समय आमदनी का सिर्फ एक ही स्रोत था जो सबसे बड़ा था, वह यह था कि कृषि, मतलब भू राजस्व कर को। अच्छा, ये लगता किस पे था? ये लगता था देखिए किसानों पे। होता क्या था कि किसानों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, फिर टैक्स में और वृद्धि कर दी गई, फिर भाई टैक्स में और ज़्यादा वृद्धि कर दी गई। अच्छा, अगर अब ये किसान जब टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो इनके साथ क्या होगा? इनको कोड़े मारे जाएंगे, इनको तरह तरह की यातनाएं दी जाएंगी और इनकी ज़मीनें भी छीन ली जाएंगी, और जितनी तरीके से हो सकता है उतनी तरीके से इनका शोषण किया जाएगा। तो देखिए, इस तरह क्या होगा, इस तरह जो है कृषकों के सामने बहुत सारी समस्याएं होंगी, यहाँ तक कि उनके भोजन की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और कृषकों की स्थिति क्या हो जाएगी? कृषकों की स्थिति हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा दयनीय। देखिए, इधर तो हमने देखा एक कारण को। अब दूसरा कारण हमारा ये है कि ब्रिटिश साम्राज्य अधिक से, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक से अधिक धन कमाना चाह रही है और अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाह रही है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, अब हम यह समझते हैं कि ये जो 1857 है, इस समय, इसके थोड़े से पहले हम आते हैं 1856 पे। अच्छा, इस समय भाई 1856 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और डलहौजी की एक बहुत ही प्रसिद्ध नीति है। कौन सी नीति है? राज्य हड़पने की नीति। और इसी नीति के अंतर्गत वह क्या करता था? वह जो भारतीय राजा थे, रजवाड़े थे, उनके राज्यों को हड़पता था और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करता था। अच्छा, ये ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार क्यों करना चाहता था, थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा करते हैं। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने इस पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको समझा था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा यहाँ भी देखते हैं। तो देखिए, जो ब्रिटेन है वहाँ पे औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था, बड़े बड़े कारखाने लग चुके थे। चूँकि ब्रिटेन काफ़ी छोटा सा देश है और इसको चाहिए क्या? कच्चे माल। कच्चे माल भाई किस लिए चाहिए? जो ये बड़े बड़े कारखाने हैं, कंपनियां हैं, कच्चे माल आएंगे तभी तो यहाँ से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो देखिए, जो भी उत्पाद हैं, इनका उत्पादन करने के लिए इनको चाहिए कच्चे माल। और कच्चे माल इनको ये कहाँ से लेंगे? यहीं भारत से लेंगे। और भारत से कच्चे माल तभी तो इनको अच्छे से जाएगा जब भारत की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पर किसका शासन हो? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो, ब्रिटेन का हो, ताकि यहाँ पर ये अपने पसंद की चीज़ों को उपजा सकें। मतलब जो चीज़ कच्चे माल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो उसको उत्पादित कर सकें। तो देखिए, इस तरह, इसी कारण से जो डलहौजी था उसने राज्य हड़पने की नीति को स्टार्ट किया था और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था।
अब देखिए एक चीज़ और है भाई, ये जो डलहौजी है ये राज्य किसके हड़प रहा है? भारतीय राजाओं के, रजवाड़ों के। अच्छा ठीक है, अब देखिए जैसे जो भारतीय राजा है, एक राजा हो गया, लेकिन इसके बहुत सारे अधिकारी भी तो हैं, बहुत सारे सैनिक भी तो हैं, प्रशासन में और भी बहुत सारे पद हैं। लेकिन जब ये राज्य जो है ये ब्रिटिश के अधीन हो जाएगा तो ये जो और सारे लोग हैं ये लोग कहाँ जाएंगे? अब देखिए जो यहाँ पे ऊंचे पदों पे बैठे लोग हैं इनके साथ तो ये भी समस्या हो जाएगी ना कि जब ये अपने पद से हटा दिए जाएंगे तो इनको अपना जीवन चलाने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो भाई ये क्या करेंगे? तो धीरे धीरे इनकी भी स्थिति दयनीय होने लगेगी, और जब इनकी स्थिति दयनीय होने लगेगी तो इनके मन में काफ़ी असंतोष फैलेगा, और ये किसकी तलाश करेंगे? ये तलाश करेंगे कि हमें एक मौका मिल जाए, फिर हम बताते हैं कि हम कौन हैं। तो देखिए इस तरह इनके भी मन में असंतोष है और इस तरह इनके भी मन में असंतोष है। तो भाई ये जो ये असंतोष है ये निकलेगा जरूर कभी न कभी, और जब ये निकलेगा तो ये लोग क्या करेंगे? विद्रोह कर देंगे। और जो यही विद्रोह होता है ये 1857 के विद्रोह में चल के परिवर्तित होता है, जो कि काफ़ी बड़ा विद्रोह था। अब देखिए एक चीज़ हम थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं कि देखिए दो चीज़ें होती हैं, वो दो चीज़ें क्या है इसको समझते हैं। देखिए एक होता है विद्रोह और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी की लड़ाई, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा विद्रोह कौन क्या है? विद्रोह का मतलब हम क्या समझते हैं कि देखिए जो भारतीय लोग हैं ये जो शासन परिवर्तन करने के लिए जो सारे प्रयास करेंगे ना, इसको ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश सरकार ये क्या बोलेगी? ये कहेगी विद्रोह, इंडियन म्यूटिनी। क्यों बोल रही है? क्योंकि इनको लग रहा है कि ये लोग जो विद्रोह करके यहाँ से क्या करेंगे? शासन को विस्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन इधर देखिए दूसरे हैं, कौन है? भारतीय हैं, इधर हम लोग हैं। अच्छा ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे स्वतंत्रता संघर्ष, और क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी की लड़ाई। इनके लिए क्या है? इनके लिए फ्रीडम स्ट्रगल। क्यों है? क्योंकि ये विदेशियों को भगा के यहाँ से अपना राज्य स्थापित करेंगे, तो इनके लिए तो स्वतंत्रता की लड़ाई हो गई। तो देखिए जो ब्रिटिश हैं वो क्या बोलेंगे? इंडियन म्यूटिनी बोलेंगे, और जो भारतीय हैं वे क्या बोलेंगे? वे बोलेंगे फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखिए अब हम अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था उसके क्या कारण थे। तो देखिए कारण में हमने बहुत बार आपको बताया है कि हम लोग सीधे पढ़ेंगे राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक कारण, तात्कालिक कारण, बहुत सारे कारण थे। अच्छा देखिए एक चीज़ और है, जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है ना, जैसे कोई बड़ा विद्रोह होता है या कोई बड़ा विवाद होता है, उसके देखिए एक कारण नहीं बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे होंगे। अच्छा एक चीज़ और है कि कोई भी विद्रोह एकाएक नहीं स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपसे ही किसी का कोई विवाद है, जैसे दो लोग हैं, कुछ विवाद हुआ तो क्या हुआ? इसने कुछ बोला, इसने भी कुछ बोल दिया, तो कहें चलो भाई ठीक है बात खत्म करते हैं। फिर आगे क्या होता है? इसने फिर कुछ बोला और इसने भी फिर कुछ बोल दिया, फिर किसी तरीके से अगर बात बंद हुई, लेकिन अब की बार क्या होगा? इसने बोला, दोनों क्या करेंगे? मारपीट स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए वही सारी चीज़ें हैं जो 1857 का विद्रोह है, ये कोई एक दिन का काम नहीं था, ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा था। कुछ ऐसी नीतियां थी जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ? यह विद्रोह बहुत ही बड़े रूप में परिवर्तित हो गया था। अब हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के जो भी कारण थे इंपॉर्टेंट, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको समझ लेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे राजनीतिक कारण में, राजनीतिक कारण को। इसके अंतर्गत सबसे पहला क्या है? वेलेजली की नीति। तो देखिए वेलेजली की नीति को हम लोगों ने तो बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा है। क्या है? सहायक संधि की नीति। अच्छा ये सहायक संधि की नीति क्या है? इसको हम बहुत थोड़ा सा समझेंगे, बहुत हल्का सा समझ लेते हैं, बाकी इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। तो जो सहायक संधि की नीति थी ये क्या थी? इसके अंतर्गत ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, ये क्या करती थी? जो भारतीय राज्य रजवाड़े थे उनको अपने अंडर में ला रही थी, उनके ऊपर क्या कर रही थी? कंट्रोल कर रही थी। बस हम इसको इतना ही समझेंगे। तो क्या हुआ? धीरे धीरे ये जो भारतीय राजे थे, रजवाड़े थे, ये क्या हुए? असंतुष्ट होने लगे। अच्छा अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति। भाई लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति क्या थी? तो देखिए इसकी नीति थी ब्रिटिश सर्वोच्चता की नीति। अब हम समझते हैं कि ब्रिटिश सर्वोच्चता की नीति क्या थी। तो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बहुत सारे कार्य किए थे,
जैसे क्या क्या, इसने नेपालियों से युद्ध किया था, नेपालियों को पराजित किया था, इसने पिंडारियों का दमन भी किया था, इसने जो मराठा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है उसमें भी इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा थी। और इसने क्या किया था, मराठों को पूरी तरह से, इसी के दौर में, इसी के समय में मराठे जो हैं पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए थे। तो देखिए इसमें क्या हो गया था कि जैसे जो ये मराठे हैं या फिर जो पिंडारी लोग हैं या फिर नेपाली लोग हैं, भाई ये लोग भी हार रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके मन में भी असंतोष है कि अगर हमें एक मौका मिलेगा तो फिर हम इनको मजा चखाएंगे। अब देखिए, अब तीसरे नंबर पे हम लोग समझते हैं डलहौजी की नीति क्या है। राज झड़पने की नीति है। डलहौजी क्या करता था, जो भी भारतीय राजा थे, रजवाड़े थे, इनके राज्यों को अपने राज्य के अधीन करता था, सीधे सीधे क्या करता था, हड़प लेता था। तो देखिए डलहौजी की राज झड़प की नीति को भी हमने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा है। पीछे की वीडियो में देखिए सब सारी चीज़ें पढ़ी गई हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, काफ़ी डिटेल में, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए वेलेजली की जो नीति थी वह यह था कि भारतीय राजाओं को, भारतीय रजवाड़ों को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। लेकिन जो डलहौजी की नीति है यह क्या है कि भारतीय राजाओं और रजवाड़ों को अपने राज्य के अधीन ही कर लेना है। अब देखिए चौथी चीज़ क्या है, हम अभी देखिए राजनीतिक कारण पढ़ रहे हैं। अब चौथी चीज़ है क्या, अनुपस्थित प्रभुसत्ता की नीति। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी भारत की आंतरिक और बाह्य नीतियाँ होती थी, आंतरिक नीतियों का मतलब यह है कि जो भारत के अंदर जो भी नियम कानून बनाए जाते थे इसको बोलते हैं आंतरिक नीतियाँ। इसको कौन बना रहा है भाई, ब्रिटिश बना रहे हैं। अच्छा ठीक है। और जो बाह्य नीतियाँ हैं कि जैसे किसके साथ व्यापार करना है, किस राजा के साथ क्या कैसा व्यवहार रखना है, इसको भी कौन बना रहा है, ब्रिटिश बना रहे हैं। अच्छा ये सब हो कहाँ से रहे हैं, ये हो रहे हैं इंग्लैंड से। क्योंकि भाई जो देखिए जो शासन व्यवस्था है कहीं न कहीं इंग्लैंड से ही संचालित की जा रही है। तो अच्छा भारतीयों को ये लगने लगा कि यार यहाँ पे तो कोई राजा है ही नहीं है, तो मतलब प्रभुसत्ता जो है वह तो अनुपस्थित है। तो भारतीय इससे भी कहीं न कहीं उनके मन में असंतोष व्याप्त था। तो इस तरह क्या हो गया, इस तरह हो गया अनुपस्थित प्रभुसत्ता की नीति को भी हम लोग समझ लिए। और देखिए एकदम लास्ट नंबर पे आता है क्या, शांति की नीति। अच्छा शांति की नीति के अंतर्गत हम लोग क्या समझेंगे कि देखिए जैसे जो पिंडारी थे, ठग थे या फिर अनियमित सैनिक थे, जो भारतीय रियासतों के सेना के कभी अंग हुआ करते थे, लेकिन जब ये रियासतें टूट गईं, रियासतें खत्म हो गईं, ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गईं, तो ये सब जो हैं ये सब खाली हो गए, ये सब बेरोजगार हो गए और इनको एक अवसर की तलाश थी। और जब 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष होता है तो ये लोग इसमें भाग लेते हैं क्या समझ के, कि एक अवसर समझ के कि बस अब मौका मिला है और इसमें चूकना नहीं है। तो इस तरह हमने क्या समझा, इस तरह हम लोगों ने समझा राजनीतिक कारण। देखिए कितने सारे कारण थे। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा प्रशासनिक कारण को भी। प्रशासनिक कारण में क्या है, तो देखिए प्रशासनिक कारण में यह है कि सरकारी नौकरियों में ऊंचे पद सिर्फ ब्रिटिश के लिए थे। अच्छा और भारतीयों के लिए क्या थे, भारतीयों के लिए बहुत ही निम्न पद थे, एकदम नीचे के पद थे। और इनके क्या था, इनके पदवृद्धि में अवसर बहुत कम थे। देखिए होता क्या था कि अगर कोई भारतीय 30 साल तक लगातार कितनी भी सेवा भक्ति से सेवा किया है, उसका प्रमोशन तब भी बहुत ज़्यादा नहीं होना है, ब्रिटिश से नीचे ही रहना है। और दूसरी बात ये भी होती थी कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी होते थे वे जब भी चाहें इसको हटा भी सकते थे। तो देखिए भारतीयों की स्थिति क्या हो रही है, दयनीय है बहुत ज़्यादा। और दयनीय है तो इनके अंदर भी असंतोष है। अब देखिए तीसरे नंबर पे हम लोग समझते हैं किसको, धार्मिक कारण को। भाई देखिए धार्मिक कारण मतलब, धार्मिक कारण में हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा पहले कि जो अंग्रेज थे ये हिंदू देवी देवताओं का क्या करते थे, उपहास उड़ाते थे। हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाते थे, मूर्ति पूजा के ये लोग विरोधी भी थे। और राम एवं मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए क्या करते थे, अपमानित शब्दों का प्रयोग करते थे, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते थे। तो इस तरह क्या देख रहे हैं हम, भाई राम जो हैं ये किसके उपासक हैं, हिंदू धर्म के, और पैगंबर मोहम्मद को मुस्लिम लोग मानते हैं। तो जब इन दोनों के ये लोग क्या कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन दोनों लोगों की ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हर्ट कर रहे हैं। तो देखिए इन लोगों में भी असंतोष व्याप्त है। अच्छा एक चीज़ और भी है कि भाई जब 1813 का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अधिनियम पढ़ा था, उसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, उसमें यह बात हो गया था कि जो भी ईसाई मिशनरी हैं
जो भी ईसाई धार्मिक गुरु हैं ये क्या कर सकते हैं, ये भारत में जाके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो है ईसाई मिशनरी आए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और भी कर दिया गया था, भारतीयों से यह कह दिया गया था कि अगर आप ईसाई धर्म को अपना लेंगे तो आपके पद में वृद्धि भी कर दी जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक लालच और दे दिया गया है। और इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे भारतीय थे वे क्या बनने लगे, ईसाई बनने लगे। जब ये लोग ईसाई बनने लगे तो यहाँ पे जो हैं हिंदू और मुस्लिम, इनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। डर इस बात का लगता था कि अरे यार, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या फिर जो ब्रिटिश हैं, ये तो हमारे धर्म को एकदम मजाक बना के रख दिए हैं, ये तो हमारे धर्म के साथ बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी है धार्मिक कारण के अंतर्गत, एक चीज़ ये है कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850, इसके अंतर्गत क्या बात था, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो है 1850, इसमें यह कह दिया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है तो इस कंडीशन में यह होता था कि वह अपनी पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो देखिए अब इस अधिनियम से क्या हुआ कि अब तो लोगों को और भी डर खत्म हो गया ना कि भाई अब तो क्या है कि पिता की संपत्ति हमको मिलनी ही है, तो हम किसी भी धर्म में रहें, और ईसाई धर्म में रहेंगे तो भाई हमको कहीं न कहीं से ब्रिटिश का सहयोग भी मिलेगा। तो देखिए इस अधिनियम से क्या हो गया, इस अधिनियम से भारतीयों का ईसाई में परिवर्तन जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने लगी थी। तो देखिए धार्मिक कारण हम इतनी चीज़ों को ही समझते हैं, और इन सबसे क्या था कि इन सबसे भी देखिए असंतोष कहीं न कहीं बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए हम चौथे नंबर पे आते हैं, कौन सा, सैनिक कारण। सैनिक कारण के अंतर्गत हम लोग क्या समझेंगे, तो सैनिक कारण के अंतर्गत सबसे पहले हम यही समझते हैं कि जो बंगाल की सेना है उसमें 60% सैनिक अवध एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उच्च जाति के थे। तो भाई देखिए उच्च जाति के थे, और इन सैनिकों को रहना पड़ता था किसके साथ, निम्न जाति के सैनिकों के साथ। और उस समय जाति प्रथा भी अपने चरम सीमा पर थी। तो ये जो सैनिक हैं इनके साथ नहीं रहना चाह रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिश की नीति थी कि नहीं भाई आपको इनके साथ ही रहना है। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिश हैं वे इनको भी निम्न समझ रहे हैं, इनको भी निम्न समझ रहे हैं। तो देखिए कहीं न कहीं इनके असंतोष का एक कारण ये भी था। और दूसरी बात यह है कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1850 नहीं, ये 56 है, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। अच्छा, इसमें क्या किया गया था, इसमें देखिए इसमें एक बात ये कह दिया गया था कि भाई जो भी सैनिक भर्ती होगा उससे सरकार जो कार्य चाहेगी उसको करवाएगी। अच्छा, इस चीज़ को पहले उनसे एक्सेप्ट करा लिया जाता था, तो वे भाई एक्सेप्ट भी करते थे। अब इसी में एक बात और भी आ जाता है, एक बात यह थी कि उस समय हिंदू धर्म में एक मान्यता थी, यह थी कि अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र पार करके, समुद्र पार करने का क्या मतलब हो गया, समुद्र पार करने का मतलब हो गया किसी दूसरे देश, कि समुद्र पार करके कहीं और जाता है तो उसके धर्म को नष्ट समझा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो ब्रिटिश सरकार है ये तो पहले से ही यहाँ पे डील करा ले रही है ना, पहले से ही साइन करा ले रही है कि देखिए हम अपने हिसाब से आपको काम लेंगे आपसे। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हिंदू धर्म में ये मान्यता भी है कि भाई आपको समुद्र पार नहीं जाना है, नहीं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि ब्रिटिश जो है उसका शासन केवल भारत में तो था नहीं, और भी देशों में था, तो वे अपनी आवश्यकता के अनुसार इन सैनिकों का ट्रांसफर और देशों में कर रहे हैं। और ये सैनिक जो हैं इनके अंदर क्या हो जाएगा, असंतोष। क्यों, क्योंकि भाई हमारा धर्म तो भ्रष्ट हो गया, हमारा धर्म तो नष्ट हो गया है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के बारे में। अच्छा, अब एक चीज़ और है, ये जो डाकघर अधिनियम 1854 में पारित हुआ था, इसके अंतर्गत ये हो गया था कि सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई थी। सैनिकों की निःशुल्क जो डाक सेवा थी उसको समाप्त कर दी गई थी। अब इनके साथ हो गया था कि भाई पत्र व्यवहार के लिए आपको 2 पैसे प्रति टिकट, 2 पैसे प्रति टिकट अनिवार्य कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ से हम एक चीज़ और समझते हैं सैनिक कारण में। ये देखिए ये जो सैनिक है ना, ये कहीं न कहीं क्या है, वर्दीधारी किसान हैं। वर्दीधारी किसान का मतलब ये है कि जो काम सैनिक कर रहा है, जो काम किसान का है,
वही काम लगभग सैनिक का है, और ये जो सैनिक है कहीं न कहीं से किसान के ही घर का है। लेकिन जब इतने ज़्यादा टैक्स सैनिकों के ऊपर लगा दिए गए हैं और इसके पहले किसानों के ऊपर भी टैक्स लगा ही जा रहे हैं, किसानों का शोषण हो ही रहा है, तो देखिए यहाँ पे किसानों की स्थिति तो दयनीय हो ही रही है, और यहाँ पे सैनिकों के ऊपर भी यहाँ से देखिए पत्र व्यवहार के लिए भी टैक्स लगा दिए गए हैं। अब जब किसानों की स्थिति दयनीय होगी तो ये जो सैनिक हैं इन्हीं के घर के हैं, तो कहीं न कहीं इनमें असंतोष तो व्याप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्या समझा, सैनिक कारण को समझ लिया है। अब देखिए एक कारण और आता है आर्थिक कारण, जिसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो आर्थिक कारण को हम लोग समझ ही लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले यह था कि जमींदारी व्यवस्था, जो भी भूमि व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन कर दिया गया था। पहले क्या होता था, जैसे पहले जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें क्या था, उसमें जो जमींदार वर्ग था ना, ये गांव की इज्जत को अपनी इज्जत समझता था। जैसे गांव में अगर कोई किसान है, उसकी स्थिति अगर दयनीय है, तो जो ये जमींदार है इसको नींद नहीं आती थी। कहते यार, अरे यार उसकी हालत जो है बहुत ख़राब है, उसके खाने के नहीं है, उसको या तो कोई बीमारी है या फिर कुछ भी है, तो ये भी परेशान होता था। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो धीरे धीरे क्या हुआ, जमींदारी व्यवस्था भी चेंज हो गई। तो अब इनको क्या था, अब इनको सिर्फ पैसे से मतलब था। अब इनको इस बात से मतलब नहीं था कि किसान के पास खाने के लिए है कि खाने के लिए नहीं है, वो बीमार हो, कैसा है, उसकी बेटी की शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। अब इस जमींदार को, जिसको ब्रिटिश ने बसाया था, उसको इस सबसे मतलब नहीं था। मतलब इसलिए भी नहीं था क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे से मतलब था। और दूसरी बात यह है कि पहले जो था, पहले खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जाता था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व बढ़ाई तो इसने क्या किया, इसने वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर जोर दिया। अच्छा, वाणिज्यिक फसलें कौन सी फसलें होती हैं, देखिए इसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। वाणिज्यिक फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनको आप मार्केट में बेचिए और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाइए, जबकि खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, भोजन में करते हैं। तो देखिए इस तरह यहाँ पर भी दिक्कत हो रहा है। और जो उद्योग व्यापार था उसमें भी कहीं न कहीं ये अपनी ही सहूलियत देखते थे। जो भारतीय चीज़ें होती थी, भारतीय माल होते थे, इसको विदेश में नहीं भेजा जा सकता था। क्यों नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि विदेश में भेजने पर इस पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। इतना टैक्स लगा देते थे कि ये भाई जो भेज रहा है ना विदेश में, इसको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये हो जाती थी कि जो इंग्लैंड से माल आ रहा है इस पे कोई टैक्स ही नहीं है, ये माल आराम से इंडिया में आया और यहाँ पे खूब धड़ल्ले से बिक रहा है। तो देखिए इस तरह हम लोगों ने आर्थिक कारण को भी समझ लिया है। अब देखिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा क्या, सामाजिक कारण के बारे में। तो सामाजिक कारण में क्या है, देखिए सामाजिक कारण में प्रजाति सर्वोच्चता की नीति अपनाए थे कौन, ब्रिटिश। अच्छा, प्रजाति सर्वोच्चता की नीति क्या थी, प्रजाति सर्वोच्चता की नीति देखिए ये थी कि जो ब्रिटिश हैं इनका स्थान सबसे ऊपर है, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई उच्च जाति का हो, चाहे कोई निम्न जाति का हो, सबसे ऊपर कौन है, ब्रिटिश। तो लोगों में कहीं न कहीं इस बात से भी असंतोष था। और देखिए एकदम लास्ट कारण जो है तात्कालिक कारण। तो भाई तात्कालिक कारण में क्या था, तात्कालिक कारण जो था वो था चर्बी वाला कारतूस। इसका मतलब ये था कि उस समय क्या हुआ कि सैनिकों के बीच में अफवाह फैल गई कि देखिए इस समय एक बात और भी हो गई थी कि जो इनकी बंदूक थी, जो इनकी राइफल थी, वो चेंज कर दी गई थी। अच्छा, उसमें क्या था, उसमें जो कारतूस था, कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था, दांत से काट के इसके बाद बंदूक के अंदर उसको भरना पड़ता था। और सैनिकों के बीच में ये बात फैल गई कि ये जो कारतूस है जिसको दांत से खींचना है, वहां पर गाय और सूअर की चर्बी लगा दी गई है। तो भाई जो गाय है ये किसके लिए पवित्र है, ये हिंदू धर्म के लिए पवित्र है। और जो सूअर है इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं न कहीं मुस्लिम धर्म प्रभावित हो रहा है। तो अब इस तरह क्या होगा, अब इस तरह इन सैनिकों ने, हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने क्या किया, विरोध कर दिया और ये बोला कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन यही जो कारण है ये तात्कालिक कारण बनता है। और इस तरह क्या है कि सारी जो है देखिए बारूद पहले से ही बिछा दी गई है, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी कब निकलती है, तात्कालिक कारण में, यही चर्बी वाले कारतूस के रूप में आती है। और इस तरह 1857 का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए आज हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि 1857 का जो स्वतंत्रता संघर्ष है, संग्राम है, ये कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ कहाँ पर होता है, किस
किस नेता की और या तो किस राजा की कितनी भूमिका होती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कब देखेंगे, कल पढ़ते हैं। आज देखिए, आज इस वीडियो में यहीं तक का है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।